वेलकम स्टूडेंट्स, करते हैं जनरल इंग्लिश के पार्ट 2 के वीडियो की क्वेश्चन आंसर्स। शनि सबसे सुंदर ग्रह निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या फिर ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका। गुणाकर मूले हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। उनका निबंध शनि सबसे सुंदर ग्रह वैज्ञानिक सोच को व्यक्त करने वाला निबंध है। शनि सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो धीरे धीरे चलता है, इसलिए शनि को शनैश्चर भी कहा जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो शनि को अशुभ ग्रह माना जाता है तथा इसके प्रभाव को भी अशुभ माना जाता है। परंतु प्रस्तुत निबंध में लेखक ने शनि को अमंगलकारी न मानकर इसकी भव्यता का सुंदर चित्रण किया है तथा शनि ग्रह के संबंध में प्रचलित अंधविश्वासों और पुरातन मान्यताओं का वैज्ञानिक तरीके से खंडन किया है। लेखक ने शनि के बारे में यह भी बताया है कि इस ग्रह में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन गैस से भरी हैं तथा इसके उपग्रहों की संख्या 17 है। लेखक द्वारा शनि को सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह बताया गया है तथा इसके संबंध में निबंधकार ने अद्यतन सूचनाएं प्रदान की हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या है शनि सबसे सुंदर ग्रह पाठ का सारांश। प्रस्तुत निबंध में लेखक द्वारा व्यक्त विचारों अथवा पाठ के सारांश को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पहला, शनि के संबंध में वैज्ञानिक तथ्य। सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा मानी जाती है। शनि को सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह माना जाता है। शनि हमारी पृथ्वी से 750 गुना बड़ा है। शनि की गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में शनि का व्यास हमारी पृथ्वी के व्यास से 100 गुना ज़्यादा है। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 143 करोड़ किलोमीटर है। शनि ग्रह प्रति सेकंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से सूर्य की परिक्रमा करता है तथा 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। हमारी पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसकी अपेक्षा शनि ग्रह पृथ्वी से 150 करोड़ किलोमीटर दूर है। शनि सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसे कोरी आंखों से देखकर भी आकाश में पहचाना जा सकता है। शनि के संबंध में पुरातन ज्ञान और मान्यताएं। पुराने ज़माने के लोगों को शनि के बारे में ज्ञान था। उन्होंने इस पीले चमकते ग्रह को पहचान लिया था। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सूर्य, चंद्र और काल्पनिक राहु और केतु के अलावा जिन 5 ग्रहों के बारे में जानकारी थी उनमें शनि सबसे अधिक दूर था। लेखक ने बताया कि शनि आकाश के गोल पर बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने शनि को शनैश्चर कहा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। परंतु कालांतर में लोगों ने उसे शनैश्चर को शनिचर तक बना डाला। शनिचर का नाम आते ही अंधविश्वास और अंध परंपराओं की वृष्टि होने लग जाती है। फलतः ज्योतिषियों ने अपने ग्रंथों में शनि के दुष्प्रभावों एवं अमंगलकारी परिणामों को बताकर इसे अशुभ ग्रह करार दे दिया है। शनि को इतना अधिक अशुभ माना गया है कि जिस राशि में यह प्रवेश करता है यह उस राशि को तो अपने अमंगलकारी प्रभावों से प्रभावित करता ही है, साथ ही उसके आगे और पीछे की राशियों को भी प्रभावित करता है। यहाँ तक कि एक बार शनि जिसकी राशि में प्रवेश कर जाए तो 7.5 साल तक उसे नहीं छोड़ता, अर्थात अमंगलकारी प्रभावों से उसे प्रभावित करता रहता है। भारतीय और यूनानी आख्यानों में शनि का स्वरूप। यदि भारतीय पौराणिक कथाओं को देखा जाए तो शनि को सूर्य भगवान का पुत्र माना जाता है। शनि का वाहन भैंसा माना जाता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में शनि को सैटर्न कहा गया है तथा इसका पिता यूनानी आख्यानों में जुपिटर को बतलाया गया है। रोमन लोग सैटर्न को कृषि के देवता के रूप में मानते हैं, जबकि भारत में शनि केवल तेल के देवता बनकर ही रह गए हैं। भारतीय दर्शन में शनि को अत्यंत क्रोधी देवता बताया गया है। लेखक ने बताया कि पुराने ज़माने के ज्योतिषियों ने पता नहीं शनि को इतना अशुभ क्यों बताया। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान ज्योतिषी वारामियन ने तो अपने ग्रंथ में वृहत संहिता में शनि के अशुभ प्रभावों को बताते हुए पृथक से एक अध्याय शनैश्चराचर तक की रचना कर डाली। बाद के फलित ज्योतिषकारों ने इन्हीं वराहमिहिर का अंधानुकरण किया और शनि को एक अशुभ ग्रह ही बताया।
और शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। पुराने ज़माने के ज्योतिषी अपनी कोरी आंखों से शनि की सुंदरता को देख पाने में असमर्थ थे। 1609 ईस्वी में सर्वप्रथम गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से शनि को देखा था और इसे सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह बताया। कोई भी व्यक्ति जो शनि को दूरबीन से देखेगा तो उसके शनि ग्रह के बारे में विचार अवश्य बदल जाएंगे। जब शनि को दूरबीन से देखा जाता है तो इस ग्रह के चारों ओर वलय या कंकण दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने शनि के गले में खूबसूरत हार पहना दिए हैं। ये शनि के वलय अथवा कंकण ही हैं जिन्होंने शनि ग्रह को अन्य ग्रहों की अपेक्षा आकाश का सबसे सुंदर और मनोरम पिंड बना दिया है। पुराने ज़माने के ज्योतिषियों ने शनि को इसलिए अशुभ बताया क्योंकि उनकी नंगी आंखें ना तो शनि की सुंदरता को देख सकी और ना ही उन्हें शनि के बारे में कोई सही और सटीक जानकारी ही थी। शनि के वलयों से भी पुराने ज्योतिषी अनभिज्ञ थे। शनि के सुंदर वलयों अथवा कंकणों के बारे में तथा शनि की अनेकानेक विशेषताओं के बारे में ज्योतिषियों को सही और सटीक जानकारी आधुनिक काल में ही प्राप्त हो सकी है, जब नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं। इससे भी अधिक प्रामाणिक जानकारी शनि ग्रह के बारे में तब मिली है जब से अंतरिक्ष यानों का युग शुरू हुआ है, जो कि पिछले 2 दशकों से आरंभ हुआ है। शनि की बनावट और वायुमंडल। शनि बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है जो लगभग 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। यही कारण है कि वर्ष भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। यह एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहता है। शनि सूर्य से हमारी पृथ्वी की अपेक्षा 10 गुना अधिक दूर है। यही कारण है कि सूर्य का बहुत कम ताप ही शनि ग्रह तक पहुंच पाता है, जो पृथ्वी का मात्र 100वां भाग ही होता है। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। अतः शनि अत्यंत ठंडा ग्रह है। बृहस्पति की भांति शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, अमोनिया, हीलियम और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं, परंतु शनि की सतह किस प्रकार की है इसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हम केवल शनि के चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। मनुष्य के लिए चंद्रमा, शुक्र और मंगल की भांति शनि की सतह पर उतर पाना संभव नहीं है। शनि के उपग्रह। आज से 2 दशक पूर्व तक वैज्ञानिकों द्वारा शनि के 10 उपग्रहों की खोज की गई थी, परंतु अब तक शनि के 17 उपग्रहों को वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जा चुका है। वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से भेजे गए पायोनियर और वायेजर नामक यान जब शनि के निकट पहुंचे तो इन्हीं के द्वारा शनि के 7 उपग्रहों को खोजा गया। इन उपग्रहों के अलावा भी शनि के अन्य उपग्रह भी हो सकते हैं। टाइटन उपग्रह और शनि। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्रमा से भी काफ़ी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ वर्षों पूर्व तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता था, परंतु वायेजर यान की खोजने से ज्ञात हुआ कि बृहस्पति का गैनीमीडे उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत चीज़ इस पर मौजूद घना वायुमंडल है। टाइटन का वायुमंडल नाइट्रोजन से बना है। इसका वायुमंडल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से भी अधिक घना और भारी है। टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर जो मीथेन गैस उपस्थित है वह या तो तरल रूप में होती है अथवा ठोस रूप में भी हो सकती है। जिस प्रकार पृथ्वी पर मीथेन गैस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक उसी प्रकार टाइटन को भी मीथेन की भूमिका महत्वपूर्ण है। मीथेन गैस ही टाइटन पर वायुमंडल के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टाइटन पर मीथेन गैस पानी की भूमिका अदा करती है। मीथेन गैस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस गैस के योग से बनने वाले कई किस्म के अणु जैविक तत्वों का निर्माण कर सकते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक जैविक तत्वों के विकास के अध्ययन में टाइटन का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। टाइटन पर जो पर्यावरणीय परिस्थितियां पाई जाती हैं उनका अध्ययन करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि 3-4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्राथमिक जीवों का उदय और विकास किस प्रकार से हुआ होगा। दृष्टि से टाइटन के वायुमंडल का अध्ययन करना हमारे वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। शनि के वलय और वैज्ञानिक शोध। शनि ग्रह एक आकर्षक ग्रह है। इस ग्रह की सबसे आकर्षक चीज़ है इसके वलय अथवा कंकण। शनि ग्रह के चारों ओर जो सुंदर वलय अथवा कंकण है, इसकी खोज 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी, जब उसने अपनी दिव्य दृष्टि अर्थात दूरबीन से शनि के इन वलयों अथवा कंकणों को देखा था। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा शनि के 3 स्पष्ट वलयों को पहचाना गया है। इन वलयों की यह विशेषता है कि इसके मध्य में कुछ खाली स्थान भी है। शनि के इन वलयों अथवा कंकणों की खासियत यह है कि ये इस ग्रह के
विषुववृत्तीय समतल में ही परिक्रमा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों द्वारा शनि पर अपने उपग्रहों को भेजा गया। इसमें पायोनियर और वाइजर यान महत्वपूर्ण हैं। इनके जरिए वैज्ञानिकों को शनि के कुछ अन्य वलयों को खोजने में सफलता मिली है। यही कारण है कि पहले जहां वैज्ञानिकों द्वारा शनि के 3 वलय माने जाते थे, वहां आज शनि के वलयों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी से ज्ञात होता है कि शनि की ही भांति बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के आसपास भी वलय अथवा कंकण हैं, परंतु इनके वलयों की अपेक्षा शनि के वलय अधिक स्पष्ट और विस्तृत हैं। शनि के विस्तृत और स्पष्ट वलय उसकी सतह से करीब 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई से आरंभ होते हैं तथा 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैले हुए हैं। परंतु शनि की वलयों की कमी यह है कि इनकी मोटाई अपेक्षाकृत कम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि की इन वलयों की मोटाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए शनि के ये वलय विशेष अवसरों पर हमें एक पतली रेखा जैसे दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शनि के इन वलयों में से दूर के तारों को भी देखा जा सकता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। वैसे भी किसी भी ग्रह को शुभ अथवा अशुभ माने जाने का ना तो कोई भौतिक कारण है और ना ही इसके संबंध में कोई ठोस प्रमाण ही है। शनि को हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह ही माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर निबंध में अगरचंद नाहटा द्वारा व्यक्त विचारों को संक्षेप में लिखिए। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले साहित्य, चित्रकला और लोक कलाओं पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य विवेचन। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने संस्कृति का स्वरूप प्रकट करते हुए राजस्थान के धरोहर के रूप में विद्यमान यहाँ के साहित्य और कला की गौरवपूर्ण सुदीर्घ परंपरा का परिचय दिया है। इस परंपरा के परिचय में निबंधकार ने राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलियों, शैलियों, जैन विद्वानों तथा अन्य कवियों द्वारा रचित चरित्र काव्यों, रासों, काव्यों, नीति एवं भक्ति के मुक्तक काव्यों एवं भाषागत विशेषताओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। इसके साथ ही राजस्थानी ललित कलाओं की विशेषताओं का उत्तम निरूपण किया है। रचनाकार द्वारा प्रस्तुत निबंध में व्यक्त विचारों को यहाँ वर्णित किया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, राजस्थानी संस्कृति की विशेषताएं। रचनाकार ने बताया कि राजस्थान का इतिहास शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है। इस प्रदेश का बालक माँ के गर्भ में आते ही संस्कारों के गीत सुनने लगता है और मृत्यु पर्यंत उसी स्वर लहरों में गोते लगाता हुआ इस संसार से विदा हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान में संस्कृति जीवन के उन्नत विकास का आधारभूत मूल्य है, जो यहाँ की कला और साहित्य में साकार हुआ है। इसी प्रकार यहाँ की मूर्तिकला, चित्रकला आदि भी यहाँ की संस्कृति को जीवंत बनाए हुए है। राजस्थानी संस्कृति का परिचय। प्रस्तुत निबंध के आधार पर राजस्थानी संस्कृति का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दिया जा सकता है। राजस्थान का साहित्य। राजस्थान में विभिन्न भावधारा में साहित्य रचा गया, जिसको निम्न प्रकार से विवेचित किया जा सकता है। पहला, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश में रचित साहित्य। निबंधकार ने बताया कि राजस्थान के एक भाग में कभी सरस्वती नदी बहती थी और इसके तट पर अनेक ऋषि मुनि निवास करते थे। उन्होंने समय समय पर वैदिक ऋचाओं एवं अनेक ग्रंथों की रचनाएं की थी। मध्यकाल में जो साहित्य इस प्रदेश में रचा गया वह प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, राजस्थानी व हिंदी में मुख्य रूप से प्राप्त है। यहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए। शिशुपाल वध। इस महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ श्रीमाल नगर के निवासी थे। कुवल्यमाला। उद्धोतन सूरी की कुवल्यमाला चम्मू शैली की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो विक्रम संवत 835 में जालोर में रची गई, यानी 835 में जालोर में रची गई। ग्रंथ उपमित्री भव प्रपंचा कथा, यह सबसे अद्भुत रूपक है। इसके रचयिता सिद्धर्षि श्रीमाल नगर के निवासी थे। सप्त संधान। उपाध्याय मेघ विजय द्वारा रचित यह एक ऐसा विलक्षण महाकाव्य है जिसमें ऋषभदेव, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, इन 5 तीर्थकारों तथा सुप्रसिद्ध राम कृष्ण जैसे महापुरुषों का चरित्र एक साथ गुम्फित किया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य। राजस्थान में हिंदी भाषा में भी गौरवपूर्ण साहित्य की रचना प्रचुर मात्रा में हुई। इसमें रचित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना का विवरण यहाँ दिया जा सकता है। पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्राचीन और महत्वपूर्ण काव्य पृथ्वीराज रासो राजस्थान में ही रचा गया। बीसलदेव रासो। हिंदी भाषा के प्राचीन काव्यों में बीसलदेव रासो का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इस लोक काव्य की रचना भी राजस्थान में ही हुई है। रचित ग्रंथ। हिंदी के आदिकाल या वीर गाथा काल की प्राय सभी रचनाएं राजस्थान में ही हुई हैं। इसके साथ ही ब्रजभाषा और खड़ी बोली प्रधान हिंदी भाषा में साहित्य की परंपरा प्रांत की प्रांतीय भाषा के साथ विकसित और समृद्ध होती गई। उनमें बिहारी, सतसई,
वृंद सतसई आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही रचित अनेक चरित्र काव्य और नीति भक्ति संबंधी ग्रंथ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मीरा के भक्ति गीत तो सभी प्रांतों और प्रदेशों में गाए जाते हैं। राजस्थानी भाषा का साहित्य। लेखक ने बताया कि राजस्थानी भाषा की कई बोलियां हैं, उनमें काफ़ी साहित्य रचा गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा भाग मरु प्रदेश के नाम से विख्यात रहा है, अतः यहाँ की भाषा का नाम मरु भाषा या मारवाड़ी है। राजस्थानी भाषा के साहित्य का यहाँ तक प्रश्न है, इसके अंतर्गत 11वीं शताब्दी से 1000 वर्षों की राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रारंभिक रचनाओं में कुछ फुटकर दोहे आदि प्राप्त। 13वीं शताब्दी से तो स्वतंत्र उल्लेखनीय रचनाएं मिलने लगी। 14वीं शताब्दी से गद्य रचनाएं भी उपलब्ध होने लगी और 15वीं और 16वीं शताब्दी में तो गद्य की विविध शैलियाँ प्रसिद्ध हो चुकी थी, जिसमें तुकांत गद्य, वर्णात्मक गद्य भी पाया जाता है। गद्य की क्रमशः विकसित ऐसी समृद्धशाली परंपरा किसी भी प्रांत में नहीं पाई जाती है। राजस्थानी भाषा की महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धियों को निम्नलिखित रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जन सामान्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जैन विद्वानों और संतों ने हजारों चरित्र काव्य, नीति के दोहे और भजन बनाए। चारण कवियों ने भी हजारों की संख्या में दोहे, गीत आदि रचे। राजाओं और वीरों के लिए रचित उनके डिंगल भाषा के गीतों और काव्यों तथा ख्यातों का ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। जैन कवियों ने लोक प्रचलित कथाओं संबंधी अनेक प्रेम काव्य रचे, जिनमें कुशल लाभ का ढोला मारू, माधवानल काम, कंदला चौपाई और केशव रचित सदैवत्स्य शावलिंगा चौपाई आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ख्यातों के साथ साथ राजस्थानी साहित्य में बातों का भी विशेष महत्व है। ये राजस्थानी बातें सैकड़ों की संख्या में विविध शैलियों में पाई जाती हैं। राजस्थान की ललित कलाएं। मानव मन को आकर्षित और प्रभावित करने वाली ललित कलाओं में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र और संगीत कला का विशेष महत्व है। स्थापत्य कला के अंतर्गत भवन, मंदिर आदि को समाहित किया जाता है। मूर्ति कला, इसमें पाषाण, पीतल और मिट्टी आदि की मूर्तियों को समाहित किया जाता है। चित्रकला, इसमें विविध शैलियों के भित्ति चित्र, ताड़पत्र, कागज एवं वस्त्रों पर अंकित चित्र तथा विविध विषयों के फुटकर चित्र आदि का समावेश किया जाता है। संगीत कला, इसमें नृत्य, नाट्य, गीत, वाद्य आदि को समाविष्ट किया जाता है। संक्षेप में राजस्थान में सभी प्रकार की ललित कलाओं का खूब विकास और उन्नयन हुआ है। यहाँ निम्नलिखित बिंदुओं में इसका विवेचन किया जा रहा है। देखिए, रणकपुर आदि के मंदिर, बहुत से दुर्ग, बावड़ियाँ तथा छत्रियाँ आदि स्थापत्य कला के विशिष्ट उदाहरण हैं। आबू, जैसलमेर आदि के मंदिर अपनी बारीक कोरनी के लिए विश्व विख्यात हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ अनुपम और बेजोड़ है। चित्र शैलियों की दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, अलवर, मारवाड़ आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। विभिन्न चित्र शैलियों के हजारों चित्रित ग्रंथ और भित्ति चित्र यहाँ प्राप्त होते हैं। जैसलमेर के जिस भद्र सूरी ज्ञान भंडार में अनेक प्राचीन सचित्र काष्ठ पत्रिकाएँ प्राप्त हैं, जो कि 11वीं और 14वीं शताब्दी तक की हैं। ये चित्रकला की दृष्टि से बेजोड़ निशानियाँ हैं। राजस्थान के राजाओं और जैनों ने चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन दिया है। चित्रकला की विविधता और रंगों की अनेकता एवं सामंजस्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। धार्मिक चित्रावली के साथ साथ राजस्थान की ऐतिहासिक चित्रावली भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजाओं, ठाकुरों, संतों, सेठ, साहूकारों आदि के हजारों चित्र उनके नामोल्लेख सहित पाए जाते हैं। राजस्थान में अनेक प्रकार के मांडने और भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ हाथ पैरों में मेहंदी लगाने की कला भी खूब विकसित हुई है। जीवन के प्रत्येक अंग और प्रसंग में कलात्मकता का परिचय पाकर दर्शक यहाँ भाव विभोर हो उठता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में राजस्थान का अपना महत्वपूर्ण और गौरवशाली स्थान है। सांस्कृतिक अकादमियाँ। राजस्थान की संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के लिए सांस्कृतिक अकादमियाँ और अन्य विभाग भी कार्यरत हैं। अकादमियों में राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, भारतीय लोक कला मंडल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह निसंदेह सत्य है कि राजस्थान के अतीत साहित्य और कला की सुदीर्घ परंपरा ने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने में और आधुनिक समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में जो वैशिष्ट्य दिखाया है, वह अपने आप में अनुपम और असाधारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की एक सफल व्यंग्य रचना है। इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जीप पर सवार इल्लियाँ पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर शरद जोशी के व्यंग्य लेख जीप पर सवार इल्लियाँ का मूल संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए देखते हैं उत्तर।
भूमिका। शरद जोशी हिंदी में एक सफल व्यंग्यकार के रूप में उभरे साहित्यकार हैं। श्याम सुंदर घोष ने लिखा है, शरद जोशी का व्यंग्य लेखन सुविधापरस्त या मौकापरस्त व्यंग्य लेखन है। इसमें परसाई की तरह दृष्टि नहीं है, इसलिए क्षमता होने के बावजूद वे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। किंतु यह आरोप सत्य नहीं है, क्योंकि शरद जोशी ने इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की विसंगतियों पर तीखे प्रहार किए हैं। एक प्रतिभा संपन्न व सफल व्यंग्यकार के रूप में शरद जोशी के यथासंभव जीप पर सवार इल्लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, इसी बहाने रहा किनारे बैठ, तिलसम, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र इत्यादि अनेक व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। शरद जोशी अपनी व्यंग्य रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक इत्यादि सभी क्षेत्रों की विद्रूपताओं का सफल चित्रण करते हैं। उनके व्यंग्य की चोट बहुत तीखी होती है। जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग्य लेख का सारांश। चने के पौधों संबंधी ज्ञान। लेखक का कहना है कि वह निश्चित रूप से कह सकता है कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं होते हैं। चने के जंगल नहीं होते हैं, अपितु खेत होते हैं। समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में, जैसे गीत इस बात के कुख्यात प्रमाण हैं कि चने के खेत होते हैं। चने के झाड़ पर चढ़ना जैसी कहावतें कोरी मिथ्या हैं। इससे आगे लेखक को चने के संबंध में अन्य कोई जानकारी नहीं है। चने के संबंध में लेखक की जानकारी बस इतनी ही है जितनी हर बेसन खाने वाले को होती है। अखबारों में चने की चर्चा। शहर के अखबारों में चने की चर्चा जोरों पर है। इन दिनों मौसम खराब था। लेखक परिवार सहित घर पर ही रहा, किंतु उसे ज्ञात हुआ कि बाहर खूब पानी गिरा है। परिणाम स्वरूप ठंड बढ़ गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि शहर के आसपास चने के इतने खेत थे, इनमें इल्लियाँ लग गई हैं। अखबारों में शोर होने लगा कि चने के खेतों में इल्लियाँ लग गई हैं और सरकार इस संबंध में अभी तक सोई हुई है। यही नहीं, खेत में लगी इल्लियों की तस्वीरें भी छपी थीं। इल्ला और इल्ली संबंधी ज्ञान। लेखक के एक मित्र हैं जो पुरानी पोथियों को पढ़ने के कारण ज्ञानी हैं। वैसे भी मित्रों में एक दो ज्ञानी भी होने चाहिए। इसी कारण लेखक अपने मित्र से मित्रता किए हुए है। एक बार विद्वता की झोंक में मित्र ने लेखक को बताया कि अन्न की अधिष्ठात्री देवी है इला, अर्थात पृथ्वी। लेखक को अपने मित्र की यह बात याद रह गई। जब शहर के आसपास के खेतों में इल्लियाँ लग गई तो लेखक को लगा कि भला इला और इल्लियों में क्या संबंध है। यदि इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है तो इल्ली अन्न की निष्ठात्री देवी है। ये इल्लियाँ इसी इला की पुत्रियाँ हैं जो अपनी माँ की कमाई को खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही हैं। लेखक अपने इस ज्ञान से प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि कोई प्रचार गोष्ठी हो तो वह अपने ज्ञान व बुद्धि का प्रदर्शन करे। किंतु मन में विचार आया कि भला कृषि विभाग वाले उसे क्यों बुलाने लगे। अखबारों में इल्लियों संबंधी शोर व नौकरशाहों को चेतना। जब अखबारों में इल्लियों के संबंध में शोर होने लगा तो नेताओं ने भाषण देना शुरू कर दिया। आखिर सरकार जागी, मंत्री जागे, अधिकारी जागे, फाइलें उदित हुई, बैठकें होने लगी और नींद में सोए चपरासी चाय लाने के लिए कैंटीन की ओर चल पड़े। वक्तव्यों की झाड़ुएं सरकारों पर फिरने लगी। कार्यकर्ताओं ने अपने पंख फड़फड़ाए और वे देहातों की ओर चलने लगे। रिपोर्टें राजधानी तक जा पहुंची। राजधानी से आदेश निकलने लगे, जीपें गुर्राने लगी और इल्लियों का मामला दिल्ली तक जा पहुंचा। अब खेतों पर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे और हवाई जहाज से खेतों पर दवाइयाँ छिड़की जाने लगी। फसल इल्लियों से बच सकी या नहीं, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इससे सरकार के वोट अवश्य पक्के हो गए। विरोधी दल के लोगों को भी पूरा विश्वास हो गया कि यदि इसी प्रकार से हवाई जहाज खेतों पर दवाइयाँ छिड़कते रहे तो उनकी जड़ें अवश्य साफ हो जाएंगी। अधिकारी और लेखक। एक दिन एक कृषि अधिकारी ने लेखक से कहा कि इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने के लिए खेतों में चलते हैं। लेखक ने सोचा कि इसी बहाने ज्ञात हो जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़। लेखक जीप पर सवार हो गया। रास्ते भर लेखक कृषि अधिकारी से उसके विभाग के अन्य अधिकारियों की बुराइयां करता, उसका मनोरंजन करता रहा। थोड़े समय बाद लेखक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां चने के खेत थे। वहां एक छोटा अधिकारी इस बड़े अधिकारी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक ने ध्यान से देखा कि चने के पौधे होते हैं। चलते हुए लेखक ने किसान से पूछा कि जब वे खेतों को खोदते हैं तो क्या निकलता है। किसान ने कहा कि मिट्टी निकलती है। बड़े अधिकारी ने खेत देखकर छोटे अधिकारी से कहा कि इस खेत में तो इल्लियाँ नहीं हैं। तब छोटे अधिकारी ने कहा कि यहाँ इल्लियाँ नहीं हैं। दोनों के मध्य इल्लियों को लेकर बातचीत हो रही थी। आखिर निर्णय हुआ कि खेत पर दवाई का छिड़काव हो जाना चाहिए।
बड़े अधिकारी द्वारा छोटे अधिकारी को चने के पौधे उखड़वाने का आदेश देना। छोटे अधिकारी ने किसान से कहा कि थोड़े से हरे चने के पौधे उखड़वाकर साहब की जीप में रखवा दो। बेचारा किसान खेत में से हरे चने के पौधे उखाड़ने लगा। उधर बड़ा अधिकारी खेत में चहलकदमी करता रहा। वास्तव में बड़ा अधिकारी किसान के खेत से हरे चने के पौधे ले जाकर अपने परिवारजनों को हरे चने का स्वाद चखाना चाहता था। लेखक का अनुभव। आखिर लेखक बड़े अधिकारी के साथ जीप में बैठकर खेत से रवाना हो गया। किसान ने राहत की सांस ली। रास्ते में लेखक चने के पौधे से हरे चने खाने लगा। यह देखकर बड़ा अधिकारी भी हरे चने खाने लगा। तब लेखक को अनुभव हुआ कि जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं जो कि खेतों की ही ओर जा रही हैं। 3 ही नहीं, ऐसी हजारों लाखों इल्लियां हैं जो कि खेत से चने ही नहीं खा रही अपितु सब कुछ चट कर रही हैं और आखिर में जीप में सवार होकर चली जाती हैं। जीप में सवार इल्लियां पाठ में व्यंग्य। राजनीति व राजनेताओं पर व्यंग्य। जीप पर सवार इल्लियां शीर्षक व्यंग्य लेख में शरद जोशी ने राजनीति व राजनेताओं पर गहरा व्यंग्य किया है। लेखक का कहना है कि जब कभी देश में कोई प्राकृतिक आपदा होती है जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, भूकंप, इल्लियों का प्रकोप आदि, तो पहले तो सरकार सोती रहती है और आमजन तबाह होता रहता है। बाद में जब अखबारों में चर्चा और जोर पकड़ने लगती है तब कहीं राजनेता व सरकार जागते हैं। तब जल्दबाजी में मंत्रियों व अधिकारियों की बैठकें होती हैं, फाइलें तैयार की जाती हैं, आपदा प्रबंधन के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। समस्या स्थानीय स्तर से होती हुई दिल्ली तक जा पहुंचती है। आखिर समस्या के समाधान हेतु सरकारी स्तर पर आदेश निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए जब शहर के निकट खेतों में इल्लियों का प्रकोप बढ़ा तो पहले तो सरकार व राजनेता सोते रहे। बाद में मामला दिल्ली तक जा पहुंचा और इल्ली उन्मूलन का आदेश निकाला गया। हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज़ों से नेता सर्वे करते हैं और बाद में खेतों में हवाई जहाज़ों से दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। किंतु ऐसा करने के पीछे भी सरकार व नेताओं का स्वार्थ होता है, क्योंकि वे ऐसा करके चुनावों के लिए अपने वोट पक्के करना चाहते हैं। जब विरोधी दल सत्ताधारी दल को ऐसा करते देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह सोचता है कि सरकार चुनावों में अपनी नींव पक्की कर रही है, किंतु उसका पत्ता साफ हो रहा है। नौकरशाहों पर व्यंग्य। जीप पर सवार इल्लियां पाठ में लेखक ने नौकरशाहों पर भी व्यंग्य किया है। बाढ़, अकाल, महामारी, भूकंप या इल्लियों के प्रकोप के समय नौकरशाह एक और जहां सरकारी आदेशों की खानापूर्ति करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें भी वे अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के लिए जब बड़ा अधिकारी खेत पर पहुंचता है तो वह खेत में को देखकर कहता है कि शायद इस खेत में तो इल्लियां नहीं हैं। तब वह छोटे अधिकारी से कहता है कि वह खेत से चने के हरे पौधे उखड़वाकर जीप में रखवा दे। छोटा अधिकारी किसान को डरा धमका कर आदेश देता है कि वह हरे चने के थोड़े से पौधे उखड़वाकर साहब की जीप में रखवा दे। किसान डर जाता है कि कहीं उसके हाथों से खेत ना निकल जाए, अतः वह बेचारा डर के मारे खेत से हरे चने के पौधे उखड़वाकर साहब की जीप में रखवा देता है। वास्तव में बड़ा अधिकारी हरे चने का स्वयं वह अपने परिवार के लोगों को स्वाद चखाना चाहता था। किसान पर दोहरी मार पड़ती है, क्योंकि एक और तो वह पहले ही इल्लियों के लग जाने से आहत था, तो दूसरी ओर नौकरशाह उसके खेत को इल्लियों की तरह से तबाह कर देते हैं। लेखक कहता है, जीप में काफ़ी हरा चना ढेर पड़ा था। मैं खाने लगा, वे लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं जो खेतों की ओर चली जा रही हैं। 3 बड़ी बड़ी इल्लियां, सिर्फ 3 ही नहीं, ऐसी हज़ारों इल्लियां हैं, लाखों इल्लियां हैं। ये सिर्फ चना ही नहीं खा रही हैं, सब कुछ खाती हैं और निशंक जीप पर सवार चली जा रही हैं। अनुपम मिश्र के निबंध आज भी खरे हैं तालाब का सार अपने शब्दों में लिखिए। जल समस्या के निराकरण के लिए तालाबों का विशेष महत्व है। इस कथन की आज भी खरे हैं तालाब निबंध के आधार पर समीक्षा कीजिए। या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आज भी खरे हैं तालाब निबंध के प्रतिपाद्य को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले देखते हैं भूमिका। अनुपम मिश्र पर्यावरणवादी सशक्त लेखक रहे हैं। उनका लेखन मुख्य रूप से पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर केंद्रित रहा है। उनकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें आज भी खरे हैं तालाब एवं राजस्थान की रजत बूंदें विशेष रूप से चर्चित रही हैं। ये पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे और लोगों में पर्यावरण के संबंध में जागरूक करते रहे। आज भी खरे हैं तालाब निबंध का सार। पहला, अंग्रेजी समाज व भारतीय समाज में अंतर। लेखक ने बताया कि अंग्रेज भारत में 7 समुंदर पार से आए थे और अपने समाज के अनुभवों को लेकर आए थे। अंग्रेज़ों का समाज वर्गों पर टिका था, जिसमें स्वामी व दास के संबंध थे। वहाँ राज्य के द्वारा ही निर्णय किया जाता था कि समाज का हित किस में है।
यदि भारत को देखा जाए तो यहाँ की स्थिति भिन्न थी। यहाँ जाति पर आधारित समाज था। यहाँ राजा अवश्य थे, किंतु समाज का हित किसमें है इसका फैसला स्वयं समाज करता था और राजा उनके हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा करते थे। यहाँ राजा प्रजा के पारस्परिक संबंध अंग्रेज़ों के अनुभवों से बिल्कुल भिन्न थे। वस्तुतः भारत में समाज स्वयं अपने हितों का निर्णय करता था और अपनी शक्ति व संयोजन से उसे पूरा करता था। जल प्रबंध एवं अंग्रेज व भारतीय दृष्टिकोण का प्रबंध, उसकी चिंता करना भारतीय समाज के कर्तव्य बोध के लिए विशाल सागर की एक बूंद थी। सागर बूंद परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बूंद अलग हो जाए तो ना सागर रहे और ना ही बूंद बचे। अंग्रेज तो 7 समुद्र पार से यहाँ आए थे। उन्हें कर्तव्य बोध का ना तो विशाल सागर दिख पाया और ना ही उनकी बूंदें। उन्होंने हम अपने समाज के अनुभव व प्रशिक्षण के आधार पर यहाँ दस्तावेज खोजने की कोशिश अवश्य की, किंतु इस प्रकार के रिकॉर्ड देशी रियासतों में नहीं रखे जाते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने यह मान लिया कि संपूर्ण व्यवस्था उन्हीं को करनी है, यहाँ के समाज में कुछ भी नहीं है। अंग्रेज़ों द्वारा जानकारियाँ एकत्रित करना। अंग्रेज़ों ने देश के विभिन्न भागों में घूम घूम कर कुछ हद तक काफ़ी जानकारियाँ एकत्रित की, किंतु यह औपचारिकता मात्र ही थी। उनमें कर्तव्य के सागर व बूंदों को समझने की दृष्टि नहीं थी। इसलिए काफ़ी मात्रा में जानकारियाँ एकत्रित होने के बावजूद भी यहाँ जो नीतियाँ बनाई गई उन्होंने तो सागर व बूंदों को अलग अलग ही किया। उत्कर्ष का दौर भले ही समाप्त हो गया था, किंतु पतन का दौर आरंभ नहीं हुआ था। यही कारण था कि 20वीं सदी के आरंभ तक यहाँ छोटे और बड़े तालाबों पर काम चलने का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश में दुर्ग व राजनांदगांव के तालाब। मध्य प्रदेश में दुर्ग व राजनांदगांव में सन 1907 तक भी बहुत से तालाब बन गए थे। इनमें तांदुला नामक तालाब निरंतर 11 वर्ष तक काम के पश्चात तैयार हुआ था। इसमें से सिंचाई के लिए निकली नहरों व नालियों की लंबाई 513 मील थी, जो नायक समाज को टिकाए रखने के लिए एक सब काम करते थे। वे भला समाज को छिन्न भिन्न करने की बात कैसे सोच पाते। सांसी और भीली जैसी स्वामिनी जातियों को अंग्रेज़ों से चुनौती मिली। अंग्रेज़ों ने उन्हें ठग व अपराधी तक कह दिया था। यहाँ के समाज को छिन्न भिन्न करने का अंग्रेज़ों का विचार कोई सोचा विचारा षड्यंत्र नहीं था, अपितु वह तो अंग्रेज़ों की नई दृष्टि का सहज परिणाम था। दुर्भाग्य से यह नई दृष्टि हमारे समाज को पसंद आ गई थी, जो पूरे मन से अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। अभी तक जो कारीगर कुशल गुणीजन थे, अब वे अकुशल श्रमिक में परिवर्तित। उन्हें असभ्य गंवार व अशिक्षित कहा जाने लगा। नए राज व नई संस्थाओं और नए आंदोलनों के नायकों के शिक्षण प्रशिक्षण में अंग्रेज़ों से भी आगे बढ़ गए। गुणी समाज व मैसूर। गुणी समाज से जल का प्रबंध अंग्रेज़ों ने कैसे छीना, इसकी झलक तब की मैसूर रियासत में देखी जा सकती है। सन 1800 में मैसूर राज्य का प्रबंध पूर्णैया देखा करते थे। इस राज्य में उस समय 39,000 यानी 39,000 तालाब थे। कहा जाता है कि वहाँ पहाड़ की चोटी पर एक बूंद भी गिरती थी तो वह आधी आधी होकर दोनों ओर के तालाबों में चली जाती थी। समाज तो इन तालाबों की देखरेख करता ही था, राज्य के द्वारा भी इसके रखरखाव व धन व्यय किया जाता था। अब अंग्रेज़ आए तो उन्हें यह कार्य फिजूल खर्ची नजर आया और 1831 में तालाबों को दी जाने वाली धनराशि को आधा कर दिया गया। अगले 32 वर्ष तक इस कंजूसी को समाज अपनी उदारता से ढके रहा। तालाब चूंकि लोगों के थे, अतः राज्य से मिलने वाली सहायता कम या बंद हो गई तो भी समाज इस व्यवस्था को संभाले रहा। सन 1863 में सार्वजनिक निर्माण विभाग बना और समाज के तालाबों का प्रबंध छीनकर इस विभाग को दे दिया गया। इस प्रकार प्रतिष्ठा, धन, साधन व स्वामित्व अब सब अंग्रेजों द्वारा छीन लिए गए। ऐसे दौर में समाज से कर्तव्य निर्वाह की आशा कैसे की जा सकती थी। जब इस विभाग से काम नहीं चल पाया तो सिंचाई विभाग बनाया गया। बाद में फिर से तालाब सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिए गए। तालाबों से मिलने वाले राजस्व को अंग्रेज बढ़ाते गए, किंतु उनके रखरखाव पर धनराशि कम करते गए। यह कार्य चंदे से आरंभ हुआ, जो बाद में ज़बरदस्ती वसूली किया जाने लगा। दिल्ली में तालाबों के स्थान पर वाटर वर्क्स से पानी की सप्लाई होना। दिल्ली तालाबों की दुर्दशा की एक नई राजधानी बन गई थी। अंग्रेज़ों के आने से पूर्व यहाँ लगभग 350 तालाब थे। अंग्रेज़ों ने इन तालाबों को भी राजस्व के लाभ हानि की तराजू में तोल डाला।
जो तालाब कमाई के साधन नहीं रहे उन्हें बंद कर दिया गया। इसी दौर में नल लगने लग गए थे। सन 1900 के आसपास नलों के विरोध में कुछ आवाज़ें उभरने लगी थी। अब कुएं, तालाब व अन्य जल स्रोतों पर अंग्रेज़ों ने नियंत्रण करके वाटर वर्क से पानी की सप्लाई करना आरंभ कर दिया। पहले नलों की व्यवस्था बड़े शहरों में और बाद में छोटे शहरों में भी की जाने लगी थी, लेकिन केवल नल की पाइपलाइन बिछा देने और टोंटी लगा देने से ही पानी नहीं आ जाता। यह बात आज़ादी के कुछ समय पश्चात धीरे धीरे समझ में आने लगी। सन 1970 तक आते आते शहरों के तालाब उपेक्षा की गाज से पट चुके थे। उन पर कई मोहल्ले, बाजार, स्टेडियम खड़े कर दिए गए, किंतु तालाबों के स्थान पर जो मोहल्ले बसाए जाते हैं वहाँ वर्षा के समय पानी भर जाता है और वर्षा की समाप्ति के पश्चात वहाँ भारी जल संकट उपस्थित हो जाता है तालाबों के पतन के परिणाम। तालाबों को पाट कर जो मोहल्ले या कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं वहाँ वर्षा ऋतु में भी पानी भर जाता है, जिसके कारण वहाँ रहने वाले लोगों को अनेक बीमारियों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्षा के पश्चात उस क्षेत्र में भारी जल संकट उपस्थित हो जाता है। जिन शहरों के पास अभी थोड़ा बहुत पैसा है वे किसी तरह नलों की व्यवस्था को संभाले हुए हैं, लेकिन अन्य शहरों की हालत बिगड़ती जा रही है। आज कई शहरों के जिलाधीश फरवरी माह में गांव के तालाबों से सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी को रोककर शहरों के लिए सुरक्षित कर देते हैं। समस्या यह है कि शहरों को पानी चाहिए किंतु पानी दे सकने वाले तालाब नहीं हैं। ऐसे में पानी हैंडपंप से ही मिल सकता है, जिसके लिए बिजली, डीजल इत्यादि की आवश्यकता होती है। चेन्नई जैसे शहरों का दुखद अनुभव स्पष्ट करता है कि धन व सत्ता के बल पर भूमिगत जल स्तर को गिरने से रोका नहीं जा सकता। कुछ शहरों ने दूरवर्ती नदी के जल को लाकर जल संकट को दूर करने के प्रयास भी किए, जिस पर काफ़ी धन व शक्ति व्यय की जाती है और बदले में लोगों से बिल के नाम पर काफ़ी धन वसूल किया जाता है। इंदौर में नर्मदा का जल। इंदौर में दूर प्रवाहित होने वाली नर्मदा के जल को लाया गया है। योजना का प्रथम चरण छोटा पड़ा तो दूसरा चरण और बाद में तीसरा चरण पूरा किया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के आंदोलनों के अलावा पहलवान अनोखी लाल ने भी सत्याग्रह किया। इसी प्रकार से देवास में पिछले 30 वर्षों में सभी छोटे छोटे बड़े तालाबों को भी भर दिया गया और उनके स्थान पर मकान व कारखाने खोल दिए गए। बाद में यह ज्ञात हुआ कि जल का कोई स्रोत तो बचा ही नहीं है। तब शहर के खाली होने की खबरें सामने आने लगी। शहर के लिए पानी जुटाना एक समस्या बन गया। देवास के तालाबों, कुओं के बदले रेलवे स्टेशन पर 10 दिनों तक दिन रात काम चलता रहा। आखिर रेलगाड़ी से देवास में पानी मंगाना पड़ा। अब देवास में प्रतिदिन सुबह रेलगाड़ी से पानी आता है, टैंकरों का पानी पंपों से टंकियों में चढ़ा दिया जाता है और वही पानी पूरे शहर में बढ़ता है। पानी के साथ साथ बिजली का खर्चा भी लोगों को वहन करना पड़ता है। मध्य प्रदेश का सागर शहर। लगभग 600 वर्ष पहले लाखा बंजारे ने सागर नामक एक विशाल तालाब बनवाया था और इसके किनारे बसे शहर का नाम सागर हो गया। आज यहाँ नए समाज की 4 बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सेना की रेजिमेंट, विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। अनपढ़ बंजारे ने जो तालाब बनवाया था, 4 साधन संपन्न संस्थाएं उस तालाब की देखभाल तक नहीं कर पाई। तालाबों की वर्तमान में स्थिति व महत्ता। आज देश भर में लगभग 8 से 10 लाख तालाब मर चुके हैं और वरुण देवता अपने जल के प्रसाद को सुपात्रों के साथ साथ कुपात्रों में भी बांट रहे हैं। कई शहरों में आज भी तालाबों की स्मृति बची हुई है। आज भी छत्तीसगढ़ में तालाबों की टूट फूट की मरम्मत की जाती है। बुंदेलखंड में कजलियों के गीत में उसके 8 अंग डूब सकें ऐसी कामना की जाती है। हरियाणा के नारनौल में जात उतारने के पश्चात माता पिता तालाब की मिट्टी काटते हैं और पाल पर चढ़ाते हैं। ना जाने कितने शहर, कितने सारे गांव आज भी इन्हीं तालाबों के सहारे ही टिके हुए हैं। बहुत सी नगर पालिकाएं आज भी तालाबों के कारण पल रही हैं और सिंचाई विभाग इन्हीं तालाबों के दम पर खेतों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा रहा है। बीजा की डाहा जैसे गाँवों में आज भी सागरों के नायक नए तालाब खोद रहे हैं और प्रथम बरसात में उस पर रात भर पहरा दे रहे हैं। तो आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लें और अच्छा एग्ज़ाम आपका हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कल ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। इस वीडियो के बाद में मैं आपको किस तरह से लेटर लिखना है, यानी हिंदी में पत्र कैसे लिखना है, उसके भी वीडियो शेयर करूँगी, आप उससे नोट कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो बाकी के वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिएगा। अनीता शिक्षा के आपको प्लेलिस्ट में जहाँ पर BA, BCom, BSc पार्ट फर्स्ट का फोल्डर है उसमें सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत बढ़िया पेपर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।